हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं एक बिल्कुल न्यू वीडियो जिसके बारे में हम बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बस अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बस इतना कुछ है नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब होता है बेसिकली रिजॉल्व करना। ठीक है, अगर किसी चीज को तुम 2 या 3 पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व करना बेसिकली क्या होता है? अगर मैं रिजॉल्व करने को बोलूं तो रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना मतलब बेसिकली अगर कोई एक सिंपल चीज दे रखी है तुम्हें, उसको अलग अलग चीजों से मतलब सॉल्व करना बेसिकली, तो वो रिजॉल्व करना हो जाता है। ठीक है, वहीं से आया वर्ड। तो अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूं तो उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बेस वेक्टर। बेस वेक्टर देखो, बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है वेक्टर्स में, ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह सब होती है। हम यहाँ पे ना 3 वेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इस तरफ 4 मीटर जा रहा हूं मैं, अब ये तो बता दूंगा 4 मीटर जा रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं? तो इसके लिए हमने 3 डायरेक्शन बनाई है। एक बनाई है हमने एक्स एक्सिस की तरफ, और एक बनाई है हमने वाई एक्सिस की तरफ, और एक बनाई है जेड एक्सिस की तरफ। जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो हम लेते हैं आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, इधर लेते हैं के कैप। तो दीज आर द ऑर्थोगोनल ट्रायड ही बोला जाता है इनको। जो बेस वेक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। ट्रायड इस वर्ड से भी इसको मतलब बोला जाता है। तो बेस वेक्टर्स बेसिकली क्या है? अगर मान लो मेरे को एक्स डायरेक्शन में बताना है, कोई गया एक्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? 4 आई कैप। अब मान लो कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, जैसे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो ना मैथ में, मान लेते हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट है 2 3 5। अब इसको डिफाइन कैसे करूंगा? तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 2 एक्स की तरफ है, प्लस 3 वाई की तरफ है, प्लस 5 जे की तरफ है। ठीक है, सिर्फ यही रीजन है बेस वेक्टर बनाने का। तो रिजोल्यूशन क्या चीज है? रिजोल्यूशन बिल्कुल अलग होगी इससे। अब रिजोल्यूशन क्या है? अगर एक वेक्टर को, ये वेक्टर इतना बड़ा, अगर इसको मैं रिजॉल्व करता हूं 3 अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसे बोल देता हूं मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे एक और चीज लेते हैं, यहां लेते हैं, मान लेते हैं बेटा यहां पे हमारे पास कुछ वेक्टर दे रखा है मैंने, ये ए वेक्टर है तुम्हारा और ये बी वेक्टर है। ठीक है, फिर रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन एक ही वेक्टर से करते हैं, अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं बेटा ये एक वेक्टर है ए, इसे भी काटते हैं, इसे भी काटते हैं। देखो मेरे पास सिर्फ एक वेक्टर ही रहा, मैं कह रहा हूं इसको रिजॉल्व करो। देखो इस डायरेक्शन में कोई रिजोल्यूशन नहीं होता, हमें 3 डायरेक्शन दिए एक्स वाई जेड, इन्हीं डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो जा रहा है ये बेसिकली 2D प्लेन पे जा रहा है। 2D देखो, अगर कोई चीज ऐसे फ्लैट दो तरफ चल रही है तो एक्स वाई प्लेन होगा। अगर तीसरी चीज आ गई, ये 3D आ गया, 3D मतलब 3 डायमेंशन। तो जब 3rd डायमेंशन ऐड होगी तभी हम जेड एक्सिस यूज करेंगे, अदरवाइज ए बी में काम बढ़िया चलता है। तो एक तो ये कुछ हिस्सा कर रहा है इधर इस तरफ, तो मैं इसको बोल दूंगा ए एक्स, और एक जा रहा है वाई की तरफ, इसको बोल दूंगा मैं ए वाई। ठीक है, या फिर इसको मैं ए आई कैप भी बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं इस तरफ जा रहा है तो ए आई कैप, इधर जा रहा है तो ए जे कैप, और ये क्या हो गया हमारे पास, मतलब ए एक्स बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियस कोई तो फर्क होगा ना, ए एक्स आई कैप, और इसे बोल दूंगा तो ए वाई जे कैप। और अगर इसको रिजॉल्व करूंगा या फिर एक वेक्टर कंबाइन करके लिखूंगा तो मैं ये बोल दूंगा बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये टोटल वेक्टर है जिसमें से x का कोऑर्डिनेट मेरा ए एक्स है, और y की तरफ जो जा रहा है वो कितना मैग्नीट्यूड है, ए वाई। इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एक और चीज होती है, अगर तुम्हें थीटा दिया है, मान लेते हैं थीटा दिया है, तो जब ये थीटा दिया होता है, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस से सॉल्व करते हैं, इस वेक्टर को उठा के यहां रख लो, तो ए वाई अपॉन ए एक्स ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर ए दे रखा है, हमें ध्यान देना, अगर ए दे रखा है, चलो इसको ना अलग फिगर बना के समझते हैं, कुछ ऐसे, ये हमें ए एक्स दे रखा है, मैंने ए वाई को उठा के यहां लिख लिया, ये ए वाई, ये थीटा है, और हमारे पास ए वेक्टर ये वाला दे रखा है इधर वाला। तो अगर ये निकालना हाइट एंड डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा क्या आएगा, ए साइन थीटा, और ए हाँ ठीक है, और ये क्या आएगा हमारा, ए कॉस थीटा। तो सबसे अच्छी ये बात है, इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि जहां थीटा बनाओ, मान लेते हैं एक वेक्टर है, से ये रहा, ये वेक्टर है, और यहां पे थीटा बना है, तो ये एक्स है अगर, तो ये एक्स कॉस थीटा, और ये आएगा
एक्स साइन थीटा। हमेशा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो ए एक्स होता है। तो ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आ गया हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ये आ गया हॉरिजॉन्टल और ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने बताया तुम्हें कि ए एक्स को मैं ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं और ए साइन थीटा भी लिख सकता हूं। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, मैंने बताया कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर ये थीटा निकालना है तो अगेन ये फिगर दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं, बस मैंने ए वाई को उठा के यहां रख दिया। एक वेक्टर ऐसी चीज होती है तुम उठा के कहीं भी रख सकते हो अगर उसका सेम मैग्नीट्यूड, मतलब अगर मैं बोलूं एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो सेम है ही, तो ये वेक्टर इसके इक्वल है। मैं इसको इसके ऊपर लाई कर सकता हूं, इसको इसके ऊपर लाई कर सकता हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितने हैं, 0 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आ गया। और अगर मेरे को थीटा निकालना हुआ तो सिंपल सी बात है, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मींस ये, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ए वाई अपॉन ए एक्स। फर्दर फॉर्मूला बनाना हो तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, वो तो tan थीटा में चला गया, ठीक है। मतलब ये है कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ऐसे भी निकाल सकता हूं, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से शायद अच्छी तरह समझ आ जाए तुम्हें। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल। अब हम चलते हैं, कभी ध्यान से नोट करना बेटा कि कैसे चलते हो तुम। देखो हम चलते वक्त हमेशा क्या करेंगे, ये चल रहे हैं ना, ये देखो ये मैंने पैर उठाया, ये पैर उठाया, तो क्या मैंने आगे बढ़ाया, ध्यान देना, क्या मैंने आगे बढ़ाया, नहीं मैंने ऊपर उठाया। देखो ना मैं बिल्कुल ऊपर उठा रहा हूं ना मैं आगे चल रहा हूं। आगे चलूंगा तो ऐसे घसीट स्लिप हो जाऊंगा और ऊपर चलूंगा तो चल ही नहीं पाऊंगा आगे। तो आगे चलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टेप ऐसे बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से मान लो इधर चल रहा हूं मैं, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला हमें आगे मूव ऑन करता है और ये क्या करेगा, हमारे पैर को उठाएगा। तो ये पैर को उठाएगा और ये आगे लेके जाएगा, लेकिन जो वेक्टर लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, और हम फोर्स लगा रहे हैं यहां पे। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको तुम मतलब रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और देखता हूं, मान लो सॉरी, मान लेते हैं बेटा फोर्स हमें दे रखी है 10 न्यूटन और ये जो उठा रहे हैं 45 डिग्री पे उठा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बताओ ऊपर और नीचे कितनी फोर्स लग रही है, मतलब कितनी फोर्स से हम आगे चलेंगे, कितनी फोर्स से हम पैर को ऊपर उठाएंगे। तो आगे चलने के लिए तो ये यूज हो रहा है ना, तो h इज इक्वल टू, मैंने बताया थीटा के साथ वाला cos थीटा, तो 10 cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो 10/√2। ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इतनी फोर्स के साथ मैं आगे की तरफ चलूंगा। और अगर ऐसे मेरे को वर्टिकल निकालना है तो वर्टिकल क्या आएगा, sin थीटा, तो 10 sin 45, तो कितना है 10/√2। कोइंसिडेंट की बात ये है कि बेटा दोनों सेम आ रहे हैं, ये नहीं तो अलग भी आ सकता था, न्यूटन लगाना था, मैंने गलती से फोर्स लगा दिया। तो कोइंसिडेंट की बात है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, अलग भी आ सकती है। जैसे अगर चलो एक और चीज देखते हैं, यहां देखते हैं, चंगू मंगू लेते हैं। अब क्या हुआ, एक बॉक्स पड़ा है, ये रहा, इधर से एक चंगू खींच रहा है विद फोर्स से निकालना है x, और यहां से मंगू खींच रहा है, ये मंगू खींच रहा है से y। हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन जो बॉक्स है ना वो बिल्कुल बीच में नहीं जा रहा, चंगू की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि चंगू ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अगर मान लेते हैं अब ये मार्कर है, इसको यहां से मैं खींचूं और यहां से कोई और खींचे, तो जहां ज्यादा फोर्स लगेगी उस तरफ मूव ऑन करेगा ना। तो ऐसे ही अगर चंगू ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये बॉक्स तो टेढ़ा जाएगा, लेकिन किस तरफ जाएगा, ये चंगू की तरफ जाएगा, ऐसे बिल्कुल बीच में नहीं जाएगा। सेंटर में तभी जाएगा जब यहां से और यहां से फोर्स इक्वल लगेगी, और यहां पे बट इक्वल फोर्स है ही नहीं। मान लेते हैं कि चंगू ने ज्यादा फोर्स लगाया और यहां पे जो आया वो 30 डिग्री बना, तो 30 डिग्री बनेगा तो x कंपोनेंट क्या होगा, और जो बॉक्स जा रहा है वो जा रहा है 10 न्यूटन की स्पीड से। तो बताओ ये कितनी स्पीड से खींच रहा है, ये इसकी कितनी स्पीड है, दोनों की, चंगू की कितनी स्पीड है, मंगू की कितनी स्पीड है। या मैंने फोर्स लिया, चलो फोर्स में देख लेते हैं, तो चंगू कितनी फोर्स लगा रहा है या फिर मंगू कितनी फोर्स लगा रहा है। तो बस इसका एक ही खेल है, x अगर मैं यहां पे लूं, ये चंगू है या मंगू है, मैं इक्वल क्यों लगा रहा हूं यहां, हाँ, तो x आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा 10 cos 30। क्यों, मैंने बताया था थीटा के साथ वाला
30 मतलब कॉस होता है, और ये आ गया हमारे पास 10 sin 30। अब अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी छोटी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी। रीजन वही है सेम, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है, इधर जा रहा है। अगर यही 45 पे लगता तो दोनों इक्वल लगाते। अब अगर इस तरफ थीटा की तरफ जाता तो मंगू ज्यादा फोर्स लगाता। कुछ क्लियर हो रहा है? फील करो कंसेप्ट को, मजा आएगा बहुत। मतलब ज्यादा कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, इतना सा कंसेप्ट है तुम्हारा। तो वेक्टर समझ लो बेटा, वेक्टर हर जगह यूज होना है। वेक्टर तुम यहां देख लो, वहां देख लो, कहीं भी चले जाओ वेक्टर नहीं साथ छोड़ेगा। +2 में चले जाओगे ना, वहां पे भी वेक्टर पीछे पड़ेगा, तो वेक्टर कहीं साथ नहीं छोड़ेगा। तो वेक्टर को अच्छी तरह करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। और ये बेस वेक्टर हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, ये तो ऐसी चीज है ना, मतलब क्या ही कह रहे हैं इसके। जैसे मान लेते हैं, एक और बताता हूं, कोई कंसेप्ट चलने वाला चंगू मंगू भी हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई चीज ये रही, ठीक है, इसको यहां खींचा जा रहा है और इसको यहां खींचा जा रहा है। अब जो एंगल है इसके बीच में 90 बन गया? नहीं, 90 तो बन ही नहीं रहा है। अब 90 बनाते हैं, ये 90 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि अगर ये इस तरफ खींचे और वो खींचे, ये अगर मान लो 10 न्यूटन से खींचे और ये अगर खींचे 20 न्यूटन, तो ये किस तरफ जाएगा? मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा ना, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा किस तरफ जाएगा। इधर चलते हैं, इधर कर दो इरेज। नोट डाउन तो क्या ही करोगे, वैसे कोई तरीका तो है नहीं मेरा लिखने का। देखो, ला 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 ला, दोनों मार्कर ही खराब थे पहले वाले, सारा बोर्ड काला कर दिया। ये ठीक है मार्कर, सबसे सस्ता मार्कर है, बढ़िया चल रहा है। देखो, तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ये इधर लिख ले, चलो इधर लिख लेते हैं बेटा। एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। अब यहां पे लग रही है 10 न्यूटन और यहां पे लग रही है 20 न्यूटन। यहां लगा रही है सीता, यहां लगा रही थी, यहां लगा रही है बबीता। तो सीता नहीं, गीता बबीता था, ओहो, तो ये लगा रही है गीता, ये लगा रही है बबीता। देखो, गीता ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और यहां पे जो है 90 डिग्री है। अब ये बताओ कि जो संदूक है जिसके अंदर सोना भरा हुआ है, ये सोने वाला संदूक किसकी तरफ जाएगा? क्या बीच में जाएगा एकदम, क्या ऊपर जाएगा थोड़ा सा, या गीता की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा? ये तो मुझे पता है जो तुम्हारे दिमाग में आया। तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई बबीता ज्यादा फोर्स लगा रही है, 20 न्यूटन लगा रही है, तो 20 न्यूटन लगा रही है, तो हाँ उसी की तरफ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन तो पता ही नहीं। तुमने बता दिया उस तरफ जाएगा, लेकिन कितना? वेक्टर है, मुझे तो डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया बेटा, R = दिमाग में आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, a² + b² 2ab cos θ। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए। तो R = a² क्या है हमारे पास? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 20 और cos 90, cos 90 0, ये 0 तो ये सारी टर्म 0। तो R की वैल्यू कितनी आई? 100 + 400 कितनी आई? 500, होल अंडर रूट रहेगा, तो R की वैल्यू है 500 न्यूटन। चेंज कर लेना, इसको चेंज करके देखो, चेंज भी करना बता देता हूं कैसे। अगर इसको ध्यान से देखो तो कितना आएगा? अगर 25 का देखें तो 625 होता है, और अगर हम 24 का देखें तो आई थिंक 584 होता है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना होता है, तो आइडिया लगाना सिखा देता हूं। तो 4 4 = 16, रिमाइंडर 4 2 = 8, 4 2 = 8, 16 और 17, 1 2 2 4 5, 576 होता है। तो देखो ध्यान देना, 24 का आएगा 576, 25 का आएगा 625। अब इनके बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में लगभग हम वैल्यू लेते हैं। देखो, अरे तो गड़बड़ हो गई, तो 500 के ऊपर जा रहा है, 23 भी लेना पड़ेगा, तो 23 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 23 करोगे, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 6 12, रिमाइंडर तो 5, तो 529 है। अब 529 ये भी ज्यादा आ रहा है, तो 22 का देख लो। मैं तो बता रहा हूँ कि वहां तक पहुंचना कैसे। अब 22 का देखो, 2 2 = 4, 2 2 = 4 4 8 एंड 2 2 = 4 484। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो 484 और 529 इनके बीच में देखो, तो 22 और 23 इन दोनों के बीच में देख लो, कोई वैल्यू देख लो, लगभग बराबरी होगी। तो तुम ले सकते हो 22.5, 5 नहीं आएगा वैसे, यहाँ पे आएगा 4 ही लगभग, तो 4 न्यूटन। ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, यही बता रहा हूँ आइडिया कैसे लेते हैं। कौन इतना बड़ा मेथड करे, ये तो मैंने बताने के लिए किया है, नहीं तो डायरेक्ट मैं तो आइडिया लेके निकाल देता हूँ आंसर, एकदम एक्यूरेट निकलता है। तो फिजिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती।
एनीवेज हम यहां आ गए, हमारा रिजल्टेंट निकल गया। अब रह गया तुम्हारे पास डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, टेन थीटा, नहीं थीटा तो दिया है, बीटा, बबीता नहीं, ये बबीता है, ये बीटा है, फर्क है दोनों में, ठीक है, बीटा और बबीता में। एनीवेज टेन बीटा आ गया हमारे पास, टेन बीटा। अब क्या आएगा, देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। सो टेन बीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे देखें साइन थीटा 90 है तो 1 होएगा, तो b अपॉन ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो b अपॉन a। b कितना है हमारे पास 20, a कितना है हमारे पास 10, कटा तो कितना आया, tan बीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू बीटा। बस, अरे गलत निकल गया, बीटा के इक्वल लिखना था, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। तो बस इतना सा फर्क है। तो यहां से 2 की वैल्यू निकाल लोगे, जितना भी आंसर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, इजीली निकाल सकते हो। एनीवेज, तो ये था कुछ रिजोल्यूशन और वेक्टर, और उसके 2-4 क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दोस्तों में बांटना जिसको जरूरत होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़ना। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर, ये दोनों के दोनों, मतलब वेक्टर तो पूरे इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अपने आप में एक वो है, शस्त्र है बहुत बड़ा, रामबाण, हर जगह यूज होगा, ये हर जगह यूज होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो।